नमस्कार। बहुजन संवाद में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। देश में प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है। प्रतिष्ठा किसकी दांव पर लगी है? तो साहब उपराष्ट्रपति महोदय, राज्यसभा के सभापति महोदय धनखड़ जी कह रहे हैं कि हमारी बेइज्जती कर दी गई, हमारी मिमिक्री लोग कर रहे हैं, जाट समुदाय का अपमान हो गया, हमारा अपमान हो गया, इस कुर्सी का अपमान हो गया। और उनको ये कहते शर्म नहीं आ रही है कि आपके ही सदन में आपका प्रधानमंत्री, सदन का नेता किस तरीके से मिमिक्री करता है लोगों की और किन किन शब्दों का उपयोग करता है लोगों के लिए। उसी के पार्टी के लोग खुलेआम सदन में अपने साथियों को गालियां देते हैं, ऐसी गालियां जो सड़क चौराहे पर भी लोग नहीं देते हैं। जो आवारा अवांछित तत्व है वो भी उन गालियों को सहेज की चुपचाप अपना तरीके से करते हैं। गालियों का इतिहास, गालियों को अपना बनारस से ज्यादा कौन जानेगा, लेकिन बनारस में गाली को भी सम्मान के साथ लोग उसको स्वीकार करते हैं, गालियों को भी। लेकिन आप जिस तरीके से कर रहे हैं और कहते जाट का अपमान हो गया, वो जाट लोग, वो जाट की बच्चियां जो देश का गौरव हुआ करती थी, जंतर मंतर पर उनको आपने पीटा। उनका क्या अपराध था? वो तो यही कह रही थी ना कि हमारे यहाँ यौनाचार हुआ है, यौन हिंसा हुई है, आप उसकी एफआईआर दर्ज कीजिए। और जब एफआईआर दर्ज हो गई तो उनका यही कहना था ना कुछ आदमियों का गिरफ्तार कीजिए। लेकिन नहीं साहब, आप सदन में प्रधानमंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष, उनको लेकर के से के चल रहे थे, नहीं ये हमारे बड़े सम्माननीय है, बड़े माननीय है। और आपको शर्म आनी चाहिए, गौरव है, नाज है ऐसी जटनी पर कि उसने जैसे ही उसका चुनाव हुआ और चुनाव में फिर वही लोग उन्होंने वर्जन क्या देते हैं कि मैं तो जीत गया, मेरा गौरव बढ़ा, मेरा मान बढ़ा, आप सबको देखेंगे। और उस जट्टिनी ने एक शब्द में कह दिया कि ऐसी डब्ल्यूएफआई में, ऐसे कुश्ती संघ में ये प्रस्तुत करने से बेहतर है कि हम इसमें न रहें। और उसने संन्यास की घोषणा कर दी, छुट्टी दे दी। शर्म आनी चाहिए आपको। आप अपने आप को जाट कहते हो, आप उस कुर्सी के लायक नहीं हो। लानत है आप पर। और हम फक्र करते हैं, देश फक्र करता है ऐसी बच्ची पर जिसने खुलेआम अपनी अपने उसके साथ समझौता नहीं किया, अपनी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी नहीं होने दी। आप तो झुक गए हो, आप कमान बन गए हो। आपके उस कमान पर तीर चढ़ा करके भारतीय जनता पार्टी देश के गौरव गरिमान का शिकार कर रही है। शर्म आनी चाहिए आपको। आज इसी बात पर और उनके समर्थन में पूरा देश खड़ा है, उस साक्षी मलिक के समर्थन में। और उसके समर्थन में तमाम हमारे साथी भी कह रहे कि हम भी अपना मेडल वापस करेंगे। अब हम नहीं करेंगे, अभी चलावे। आप किसी संगठन पर आप कब्जा तो कर सकते हो, लेकिन खिलाड़ी आप पैदा नहीं कर सकते। खिलाड़ी पैदा करने के लिए वो जज्बा और जज्बात होता है। और भी भारत में आप लोग तो सारी सुविधाओं का दोहन करके आप उसका केवल उपयोग करते हो, उपभोग करते हो। आप खिलाड़ी नहीं पैदा कर सकते। खिलाड़ी उसके माँ बाप पैदा करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, अपना पेट काट काट के उसके परिवार वाले और उसकी वर्जिश करवाते हैं, तब वो जाकर के आपके यहाँ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पदक लेकर के आता है। और आपके यहाँ इन्हीं शर्मनाक घटना परिघटना पर हम लोग आज चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आइए हम अपने प्रबुद्ध पैनल से आपका परिचय कराएं। हमारे साथ राजस्थान से जुड़े हैं बसंत हरियाणा जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथ मध्य प्रदेश से एडवोकेट आराधना भार्गव जी जुड़ी हैं, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथ अतहर जमाल लारी साहब जुड़े हैं, आप बनारस के समाजवादी कार्यकर्ता हैं, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथ खेल पत्रकार अजय चतुर्वेदी जी जुड़े हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के ये प्रदेश प्रवक्ता मुकेश सिंह जी जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ी हैं खास करके जेंडर एक्सपर्ट और महिलाओं के बीच वो खास करके काम करने वाली कहकशा परवीन जी। कहकशा परवीन जी रास्ते में है, हम चाहेंगे कि वो अपनी गाड़ी कहीं रोक करके अपना वर्जन दे दे, फिर हम चलेंगे विस्तार से जानने के लिए अजय चतुर्वेदी जी के पास। वो खेल पत्रकार हैं और खेल जगत की तमाम छोटी बड़ी घटनाओं को पर उनकी तीखी नजर रहती है। और खास करके अभी जो वर्ल्ड रेसलिंग के जो अध्यक्ष चुने गए हैं संजय सिंह, वो भी बनारस से ताल्लुक रखते हैं। तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक हम चलेंगे कहकशा परवीन जी के पास।
कैसा परवीन जी इस पूरी घटना परिघटना को आप कैसे देखती? सभी को मेरा नमस्कार। और मैं बस थोड़ा सी अपनी विचार व्यक्त कर लूंगी क्योंकि मैं रास्ते में हूँ और मेरी वजह से सभी लोग डिस्टर्ब भी होंगे, तो इसलिए मैं बस अपनी बातें व्यक्त करके 5 मिनट में रखूंगी। अ, आज का जो इतिहास में मेरे ख्याल से ये काला दिवस के रूप में हम ये दिन देखेंगे कि एक खिलाड़ी पहलवान जो हमारी बहनें थी, जिन्होंने देश को इतने गौरव स्थान पे पहुंचाया और देश में पहला गोल्ड मेडल लेकर के ये बहनें हमारी लेकर के आई थी। और मैं उन जज्बे ईमान पर थी। मेरे ख्याल से नेटवर्क की इशू आ रही है। उनके करियर बहुत उड़ान पे थी और अगर वो चाहती तो इस मुद्दे से कॉम्प्रोमाइज करके अपने करियर को एक पंख दे सकती थी कि अभी वो बहुत, अब जिस उम्र में थी अभी कि इनको बहुत नाम शौहरत पैसे पद की जरूरत थी और ये कॉम्प्रोमाइज कर सकती थी। लेकिन उनके जज्बे को बहुत बहुत सलाम मैं करना चाहूंगी। इस काले दिवस को उन्होंने बड़े बहादुरी से उन्होंने गले लगाया और अपनी लड़ाई भी उन्होंने बहुत बहादुरी से लड़ी। और जब वो नहीं सक्षम हो पाई इन देश के प्रधानमंत्री और तरह तरह के स्टेक होल्डर से, तो उन्होंने अपना जूता उतार करके अपने देश को समर्पित कर दिया कि हम अपने खेल से तो कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे लेकिन अपने उद्देश्यों से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाएंगे। तो मैं बाकी उनको सलाम करना चाहूंगी और मेरी पूरी समर्थन उनको है। और मुझे कभी भी उनको मौका मिलेगा तो मैं उनको कलेजे से जरूर लगाऊंगी क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। रही बात बृजभूषण की, तो बृजभूषण की गंदगियां हम सब ने देखा। 1 साल से लगातार हम लोग देख रहे हैं उनकी गंदगियां और उसकी कितनी जबरदस्त उसको प्रोटेक्शन और साहस है उसका कि उसने कोर्ट से बाहर आकर के ये कहा कि कल भी मेरी चली थी और आज भी मेरी चलेगी। यानी ये साफ कर दिया कि सत्ता मेरी है। और ये भी साफ कर दिया कि देश को अब खिलाड़ी नहीं चाहिए, देश को अब पढ़े लिखे इंसान नहीं चाहिए, देश को अब लाठी चाहिए, देश को अब बाहुबली चाहिए। तो हम अब ऐसे देश में सांस लेने के लिए, जीने के लिए बहुत मजबूर है। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सरकार पूरी ढोंग रचती है 33% आरक्षण की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे स्कीम की, या मिशन शक्ति की, मिशन वात्सल्य की, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा कलंक है सरकार पे। और इसकी आज के से इतिहास इसके लिए गवाह बनेगी कि ये काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और ये जिस तरह से हम इसको किसी फिरौन की बात करते हैं, किसी जालिम की बात करते हैं, किसी नाइंसाफ राजा की बात करते हैं, उसी तरह इतिहास में इस सरकार की भी बात होगी कि कैसे उन्होंने बेटियों के साथ नाइंसाफी की थी और उन्होंने देश को एक बहुत बड़ा एक सबक सिखाया कि बेटियों की अपमान करके वो क्या बताना चाहते हैं। और बेटियों को ना दर्जा दे करके एक बाहुबली को उन्होंने दर्जा दिया है। ये देश कभी इसको भूलेगी नहीं और अपनी बेटियों को, बेटियां इनको कभी माफ नहीं करेगी। मैं अपनी बात यहीं पे खत्म करना चाहूंगी क्योंकि मेरी जी वजह से हो सकता है जी नेटवर्क वहां पे आवाज जा रही होगी। बहुत बहुत जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। आप अगर फिर नेटवर्क में आ पाएंगे तो फिर आपको देखा जाएगा। जी हमारे जी साथ जो बिल्कुल। किसान नेता प्रबोध प्रताप सिंह भी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। अब हम चलेंगे, आते हैं बनारस। खेल पत्रकार हैं अपने अजय चतुर्वेदी जी। इस पूरी घटना को आप कैसे देखते हैं अजय जी? चतुर्वेदी, खास करके आज नमस्कार। का दिन भारत में सबसे छोटा दिन आज का होता है 22 दिसंबर। लेकिन हमारे देश में के जो सत्तारूढ़ दल है उनका तो दिल भी इतना छोटा है, दिमाग भी इतना छोटा है और वो इतने छोटे लोग हो गए हैं कि आज का छोटा दिन भी शायद उनसे बड़ा दिखने लगा है। तो इस पर टिप्पणी अजय जी, अजय चतुर्वेदी। नमस्कार डॉक्टर साहब। आप पूरे देश की राजनीतिक स्थिति से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। इस देश को, जैसे कि अभी परवीन साहबा ने कहा कि इस देश में न साहित्य चाहिए, न संस्कृति चाहिए, न शिक्षा चाहिए, न खेल चाहिए।
एक दौर था जब हिंदुस्तान के लड़के लड़कियां हर क्षेत्र में अपने देश का, अपने गृहनगर का, अपने परिवार का नाम रोशन करने के लिए मैदानों में जाते थे। आपको एक किस्सा बताऊं, मुझे याद है कि हम लोग जब 9-10 साल के होते थे, उस समय हम लोग पहली बार स्टेडियम जाना शुरू किए, खेल के मैदान में जाना शुरू किए। तब ये पता चला हम लोगों को कि चीन, जापान, कोरिया, अमेरिका जैसे देश जो है वो, उनके यहाँ 4 साल 5 साल के बच्चे बच्चियों को ट्रेनिंग देना शुरू हो जाता है। उस वक्त में ऐसा लगता था कि हम लोग शायद कुछ पिछड़ रहे हैं, लेकिन एक वक्त आया जब हमने भी सबक लिया और बचपन से ही बच्चों को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। ये सही है कि उस दौरान भी खेल के नाम पर जो कुछ पैसे मिलते थे हम लोग संघों को, खिलाड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, इंटर डिस्ट्रिक्ट खिलाने के लिए, इंटर रीजनल खिलाने के लिए, इंटर स्टेट खिलाने के लिए, ऑल इंडिया खिलाने के लिए, तो उसमें से वो कुछ अपना हिस्सा बटाने की कोशिश करते थे। मात्र 12-14 रुपए एक खिलाड़ी को मिलता था, तो उसमें से भी वो कटौती होती थी। ये हम लोग व्यक्तिगत तौर पर, हमारे जैसे लोगों ने इसको देखा है, अनुभव किया है। लेकिन किसी खिलाड़ी की आबरू के साथ छेड़छाड़ हो, उसे प्रताड़ित किया जाए, यौन शोषण हो, ऐसा मैंने सुना नहीं था। सही बताऊं, हम लोग यहाँ से बनारस से ही टीम जो जाती थी, उसमें लड़के लड़कियां सब एक साथ जाते थे। लड़कियों के ठहरने की अलग जगह हुआ करती थी, लड़कों के ठहरने की अलग जगह हुआ करती थी। कोच भले ही एक हो, लेकिन मैनेजमेंट अलग होता था। उनके साथ एक खेल प्रशिक्षिका जाती थी। लेकिन आज का दौर पूरी तरह से बदल गया है। साल भर हो गए, हमारे समझ से साल भर से ऊपर हो गए, इन बच्चियों को, जो हमारे राष्ट्र की गौरव हैं, जिन पर पूरे देश को नाज है, वो अपनी आबरू के लिए लड़ रही हैं। इस देश में जहां ये कहा जा रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहां पर नेशनल, इंटरनेशनल स्तर पर मेडल ले आने वाली लड़कियों के साथ इस तरह का व्यवहार हो, उनकी एफआईआर तक दर्ज न की जाती हो, उसके लिए भी उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता हो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एफआईआर हुई, जांच शुरू हुई। आपको ये भी मालूम होगा कि अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ ने जो है वो बाकायदे इनको एक्सपेल कर दिया था। चुनाव कराने में इनको साल भर लग गए, और चुनाव के बाद क्या हुआ, एक ब्रिजभूषण शरण सिंह को हटाने के बाद इस परिस्थितियां जस की तस वही है, क्योंकि उन्हीं के खेमे का आदमी, उन्हीं का अपना आदमी संजय सिंह, दुर्भाग्य से वो बनारस से ताल्लुक रखते हैं। उनके बारे में बहुत सारे खेल पत्रकार ये कहते हैं कि उन्होंने बनारस में, पूर्वांचल में पहली बार उन्होंने ही लड़कियों को कुश्ती के लिए आगे किया, वही लेकर के गए। जो शख्स ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ उनका खास आदमी हो, मैं नहीं जानता कि वो आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरह से जो आबो हवा बनी हुई है देश की, यहाँ पर किसी के साथ कोई न्याय होने की संभावना फिलहाल पूरी तरह से क्षीण हो चुकी है। आपने देखा ही अभी हाल ही में कि संसद में क्या कुछ हुआ। एक मांग कि संसद में जो, संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई है, उसको लेकर के क्या कुछ चल रहा है, उस पर एक वक्तव्य देने की मांग की विपक्ष ने, तो उनके 145 सांसद निलंबित कर दिए जाते हैं। वो बाहर आकर के आपस में हंसी मजाक करते हैं। उस दौरान एक वीडियो बनाते हुए एक सांसद, एक पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी, उनका वीडियो बनाते हैं, वो एक बड़ा मुद्दा हो जाता है। उपसभापति जी, सभापति जी राज्यसभा के, जो कि
हमारे देश के उपराष्ट्रपति भी हैं। निश्चित तौर पर वो संवैधानिक पद है, हम सभी उनका सम्मान करते हैं, सारा विपक्ष भी उनका सम्मान करता है। वो पद की एक अपनी पद की गरिमा तो बनी रहनी चाहिए। आज आपको अपनी जात याद आ जा रही है, आज आपको अपनी गरिमा याद आ जा रही है। वो किसान जब मारे गए, रौंद करके आपके ही सरकार का एक गृह मंत्री का बेटा रौंद करके बच्चों को मार डालता है, किसानों को मार डालता है। उस समय आपको याद नहीं आया कि आप किस जाति के हैं। ये बच्चियां देश की गौरव जब जंतर मंतर पर धरना देती हैं, वो एक मांग करती हैं अपनी आबरू को लेकर के, तब आपको अपनी जात की याद नहीं आई, उनकी जात की याद नहीं आई। आज व्यक्तिगत तौर पर अपने ऊपर, वो भी अपने ऊपर उनका अपमान करने का किसी का कोई इरादा कभी नहीं रहा है। उससे ज्यादा अपमानित तो विपक्ष के लोगों को खुद सरकार के मुखिया, सरकार पूरी की पूरी पार्टी लगातार मजाक करती रही। सालों साल एक विपक्ष के एक बड़े नेता को पप्पू पप्पू कह करके बुलाया जाता रहा, तब आपको शर्म नहीं आती? उसमें किसी की महिमा नहीं घटती थी। लेकिन खैर वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ है, कल इस चुनाव की घोषणा होने के बाद, कुश्ती महासंघ के चुनाव की घोषणा होने के बाद जो शख्स जीत करके आए हैं, उसकी जो प्रतिक्रिया हुई, उसके प्रतिक्रिया में जिस तरह से साक्षी मलिक ने, जिनकी आंखें डबडबाई हुई थी, गले रूंधे हुए थे, उसके बावजूद किस पीड़ा से उन्होंने अपने खेल को अलविदा कहा होगा, अपने जूतों को उन्होंने खूंटी पे टांगने की कोशिश की होगी। एक खिलाड़ी जब जबरदस्ती किसी प्रताड़ना से अपने आप को खेल से अलग करता है, तो उसकी पीड़ा समझ सकता हूं मैं। हालांकि ये केवल कुश्ती महासंघ की बात नहीं है। आप देख सकते हैं बीसीसीआई के जो सचिव बन करके बैठे हुए हैं, वो क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी, एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर, देश का सबसे बेहतरीन कप्तान सौरव गांगुली, उसको बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से सिर्फ इसलिए हटा दिया गया कि उन्होंने पश्चिम बंगाल में इस केंद्र सरकार बीजेपी के साथ कन्विंसिंग करने से, कैंपेन करने से मना कर दिया, तो आप खिलाड़ी नहीं रह गए। ये सारी छोटी छोटी चीजें, यही यूपी में फुटबॉल एसोसिएशन हो या तीरंदाजी एसोसिएशन हो, उन सब के पदाधिकारी कहीं ना कहीं लिपटे हुए हैं इन गंदी हरकतों को लेकर के। लेकिन जैसे राजनीतिक पार्टियों के साथ हो रहा है कि आप सपा, बसपा, कांग्रेस, वामपंथी दल छोड़ करके आप जो है वो बीजेपी में शामिल हो जाइए, आपके सारे पाप जो है वो धुल जाएंगे। उसी तरह से इन लोगों ने भी साथ दिया पक्ष का, वो सुखी हैं, चैन से हैं। इस आज कल की जो घटना हुई है, क्या साल भर से जिसकी प्रतीक्षा चल रही थी, माने खिलाड़ी को महज 7 वोट मिलता है खिलाड़ियों की तरफ से इस एसोसिएशन में, और जो बाहुबली है वो चुनाव जीत करके आता है। इस बिना पर आप उम्मीद करते हैं कि हमारे देश का खेल ऊपर बढ़ेगा? आज फिर आप पास आते हैं, आज कोई भी अभिभावक अपनी लड़कियों को किसी भी खेल में आगे जाने के लिए क्या प्रोत्साहित करेगा? घर के बाहर खेल के मैदान में जाने की इजाजत देगा? इससे काला दिन, आपने डॉक्टर साहब आपने शुरुआत में जो कहा कि काला दिन वास्तव में स्याह दिन है, इसकी जितनी भी निंदा की जा सकती है वो जब आपका फिर आते हैं जी, आपका फिर आते हैं जी। अब हम चलते अपने किसान नेता प्रबल प्रताप शाही क्या। अपना प्रबल जी,
अपने धनखड़ जी कहते हैं कि उनकी मिमिक्री करके लोगों ने सारे किसानों का अपमान कर दिया, जाट जात का अपमान कर दिया। तो आप इस पर इस पूरी अपना घटना दुर्घटना को आप कैसे देखते हैं, खास करके साक्षी मलिक के आंसुओं में को क्या ये देश संभाल पाएगा, उसका बोझ उठा पाएगा? देखिए आनंद जी प्रकाश जी, जगदीप धनखड़ जी जो हैं, उनकी रीढ़ है कि रीढ़ विहीन व्यक्ति है। पहले वह वीपी सिंह के आगे झुके, फिर देवीलाल के आगे झुके, फिर कुछ दिन कांग्रेस में झुके, आजकल जो है वह मोदी के आगे झुके हुए हैं। उपराष्ट्रपति होकर संवैधानिक पद में सर्वोच्च होता उपराष्ट्रपति का पद, और वो आगे प्रधानमंत्री के आगे झुकते हैं। अच्छा, अब वो कहते हैं मैं किसान पुत्र हूँ। अच्छा, पहले ये बताइए, जब 750 किसान शहीद हुए गाजीपुर बॉर्डर पर, जब पुलिस आ गई मारने किसानों को, हम लोग जब गाजीपुर बॉर्डर पे थे, और जब पांच पांच किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ गई लखीमपुर खीरी में, तब इनका जाट नहीं जागा, तब इनका किसान नहीं जागा। जब इन लड़कियों के ऊपर, महिला पहलवानों के ऊपर पुलिस ने अत्याचार किया, ब्रिजभूषण शरण सिंह ने आज चुनाव जीतने के बाद कहा दबदबा है, दबदबा रहेगा, दबदबा कायम रहेगा, तब इनको, इनकी आत्मा नहीं दुखित हुई? आज इनकी आत्मा दुखित हो जा रही है। जब जाटों को गाली दी जा रही, जब किसानों को गाली दी, यही नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों को परजीवी कहा जा रहा था, तब इनका जाट कहाँ था? यह तो जाटों की जो पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, जाट इनको मान ही नहीं रहे हैं। कुछ, हाँ, कुछ संघी स्लीपर सेल के जाट जो हैं, संघी स्लीपर सेल के जाट जो किसान आंदोलन में घुसे हुए थे, वह जो हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लोग, आप लोग के भी प्री हुआ करते थे एक समय, वह लोग जो है इनका समर्थन कर रहे हैं, और कोई नहीं समर्थन कर रहा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, किसी जाट समाज का कोई अपमान नहीं हुआ है। चौधरी हरपाल सिंह बिलारी ने कल विरोध किया, भूपिंदर हमारे वीरेंद्र हुड्डा जी ने हरियाणा से विरोध किया, महेंद्र राणा ने दिल्ली से विरोध किया इनका। एक नई युवा किसान नेता है रवीना धनखड़, धनखड़ खाप से हैं, उन्होंने विरोध किया। मैं बहुत सारे जाटों का नाम गिना दूं क्या? कितने लोग हैं, किसान नेता हैं, जाट नेता हैं, उन्होंने विरोध किया। कौन समर्थन कर रहा है? वही समर्थन कर रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के पैसे पे पल रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ। और अच्छा हुआ धनखड़ के बहाने ये स्लीपर सेल के जो आरएसएस के लोग थे संघी, वो उनका पर्दाफाश हो गया। और जो जहां तक साक्षी मलिक नहीं दिख रही, इनको साक्षी मलिक का आंसू नहीं दिख रहा है। कुश्ती से उसने संन्यास ले लिया, उसको जो मेडल मिला था, ब्रॉन्ज मेडल, मुझे याद है ब्रॉन्ज मेडल मिला था उसको, उतना सम्मान दिला पाएगा? तो इनकी तो रीढ़ की हड्डी है ही नहीं, रीढ़ विहीन है। इनसे पूछिए इनके आका कौन कौन थे। 30 साल में इनके जो है इनके आका बदल गए। 30 साल में इनके 4 आका बदले हैं। तो कौन है इनका आका? और उसी समय सतपाल मलिक ने, राज्यपाल ये भी थे, राज्यपाल सतपाल मलिक भी थे, राज्यपाल सतपाल मलिक ने विरोध किया नरेंद्र मोदी का किसान आंदोलन के दौरान, और इनके अंदर हिम्मत नहीं हुई। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने पुरस्कृत किया है कि नरेंद्र मोदी का जो है एजेंडा लागू करना चाहते हैं क्या? कोई भी जाट इनके साथ नहीं, कोई भी किसान इनके साथ नहीं। कुछ संघी जाट होंगे, कुछ संघी स्लीपर सेल के लोग हैं, और कोई नहीं है इनके साथ। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। इनको सम्मान अपमान नहीं दिख रहा है। जब साक्षी मलिक के चेहरे पर पुलिस का बूट था, दिल्ली पुलिस का, इन्हीं के नरेंद्र मोदी ने भेजा था। जब बजरंग पुनिया को पिटाई हो रही थी, तब इनका जाट कहाँ था? तब इनका किसान कहाँ जीत था? आज उनके नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में अजय मिश्रा टेनी है, जिसका बेटा आशीष मिश्रा मोनू है, जिसने गाड़ी चढ़ा दी थार 5 किसानों के ऊपर, एक पत्रकार के ऊपर। तब इनका जाट कहाँ था? मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए। ये एक संघी है और कुछ नहीं है, और ये गधा पचीसी का एक नेतृत्व करने वाले नरेंद्र मोदी के शिष्य हैं, और कुछ नहीं है इसके अलावा। ये उपराष्ट्रपति की पद की गरिमा का ह्रास कर रहे हैं खुद। मैं आपको सच बता जी रहा हूँ। सर, जी जी प्रबल जी, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं ये खड़े होकर। नरेंद्र मोदी के इशारे पर ये सांसदों को बाहर कर दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है कानून पास कर दे, सारे जो सीआरपीसी आईपीसी में चेंज कर दे। लोकतंत्र के हत्यारे बन गए हैं ये। इनको इस्तीफा दे देना चाहिए अगर इनको शर्म हो तो। शर्म है ही नहीं, बस पद चाहिए, पद चाहिए, पद के लोभी हैं ये, और कुछ नहीं है। पद और सत्ता और पैसा के लोभी ये हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। इनको एक व्यक्ति ने पहचाना था, वो थे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, जिन्होंने अपने मंत्रिमंडल में इनको लिया नहीं, देवीलाल जी के कहने के बावजूद। ना हो तो पता कर लीजिए। एक व्यक्ति ने इनको पहचाना, वो है चंद्रशेखर जी। इन्होंने नहीं कहा इसको मंत्री नहीं बनाऊंगा, ये अच्छा आदमी नहीं है।
बस मैं ये बता रही है जी संघी हैं, ये संघी एजेंडा चला रहे हैं और कुछ नहीं इनका काम। जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रबल जी। अगर समय मुझे रहता जरा तो जाना आपको फिर पड़ेगा, आते हैं। इसलिए माफी चाहिए, जरा मुझे जाना पड़ रहा है। ठीक, धन्यवाद। ठीक सर, बहुत 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 धन्यवाद। आपने बहुत विस्तार से धनखड़ जी की का इतिहास भूगोल समझाया, उनकी मानसिकता समझाया। आपको बहुत बहुत आभार। अब हम चलेंगे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है मुकेश सिंह जी। मुकेश सिंह जी, इस सारे संदर्भों को आप कैसे देखते हैं? जी नमस्कार, साक्षी के आप आंसू। सारे साथियों को नमस्कार। जी 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 जी, देखिए, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि साक्षी मलिक जी को खेल से संन्यास लेना पड़ा, जिन्होंने भारत का मस्तक चौड़ा किया, गर्व से सीना ऊंचा किया, गर्व से सर को ऊंचा किया। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी खेलों के मामले में इतने सक्रिय रहते हैं, लगातार ट्विटर पर लोगों को बधाई देते रहते हैं, उनको साक्षी मलिक का दर्द नहीं दिखता या कुश्ती खेल प्रेमियों का दर्द नहीं दिखता, ये ताज्जुब की बात है। उसमें कुछ आश्चर्य भी दूसरी तरफ हमको नहीं लगता कि जिस तरीके से ये बृजभूषण सिंह हों या संजय सिंह जी हों, फिर से उसी सत्ता पर कायम हो गए, जिसके विरोध में इतने दिनों तक अनशन चला। पूरा देश नैतिक तौर पे खिलाड़ियों के साथ जी, आपका नेट लग रहा है चला गया है। अब हम क्या, आपका नेट आएगा तो फिर आपसे बात करेंगे। अब हम चलते हैं एडवोकेट आराधना भार्गव जी के पास। आराधना भार्गव जी, साक्षी के आंसुओं का बोझ क्या ये देश संभाल पाएगा? क्या फिर वो गौरवशाली क्षण आ पाएगा भारत का, जब उनकी बच्चियां अपना रेसलर में झंडा लेकर के भारत का ये दौड़ेगी विश्व पटल पर? आराधना जी। गौरवशाली दिवस तो आएगा ही, और इस देश की बेटियां शिखर पर पहुंचकर देश का गौरव बढ़ाने का काम करेंगी। समझना ये पड़ेगा, जो केंद्र में बैठी हुई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, अभी परसों की ही तो बात है जब लोकसभा में ये चर्चा हो रही थी कि हमने देश की महिलाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और एविडेंस एक्ट में जो इन्होंने साक्ष्य अधिनियम में जो परिवर्तन किया, और उस परिवर्तन में आप देखिए कि लोकसभा की, आप चाहे एडवोकेट रविशंकर जी की बात सुने या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात सुने, तो ऐसा लगा कि देश की महिलाओं को न्याय देने के लिए या भारत की संसद एकदम उतारू है और उन्हें न्याय देने वाली है। परंतु आज हमने इसके बिल्कुल विपरीत देखा। जो इन्होंने आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में, क्रिमिनल एक्ट में जो अमेंडमेंट किया, उसमें महिलाओं के बारे में कहा, अगर कोई महिला बलात्कार की रिपोर्ट लिखाएगी, चाहे वह अधिकारी के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति होगा, क्योंकि जब किसी अधिकारी के खिलाफ कोई आरोप लगता है तो सरकार से अनुमति लेनी होती है प्रकरण को चलाने के लिए। इन्होंने जो अमेंडमेंट किया, उस अमेंडमेंट में कहा कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी अधिकारी के खिलाफ कोई बलात्कार की रिपोर्ट लिखाई जाएगी तो उसे अनुमति लेने की जरूरत नहीं है और उसके ऊपर मुकदमा चलेगा। पर भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में कितना फर्क है, आज हमें देखने के लिए स्पष्ट तौर पर मिला। कम से कम महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, और महिलाएं हमेशा वोट बैंक की वस्तु नहीं हो सकती। आज अगर ये सत्ता में भी बैठे हैं तो महिला वोट बैंक के आधार पर बैठे हैं, और इसलिए उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया कि महिला वोट बैंक हमको मिलने वाले हैं। पर इस देश की नारी सब कुछ देख रही है, चाहे वह लाडली लक्ष्मी योजना की बात हो या महिलाओं को वोट बैंक। जैसे इन्होंने कल बहुत बड़ी बड़ी बातें की, उन्होंने कहा कि हमने महिलाओं को, मतलब किया क्या? अरे जो चैप्टर पीछे महिलाओं के लिए दिया था उस चैप्टर को सामने कर दिया, और वो जो चैप्टर थे उनको पीछे कर दिया। उससे कोई
महिलाओं का सम्मान नहीं बढ़ गया, महिलाओं को कोई न्याय नहीं मिल गया। न्याय के बारे में तो हम यहाँ पर जो साक्षी है या जितनी महिला पहलवान है, हमारी 10 महिला पहलवान जिन्होंने एक एक मतलब घटना को सबूत किया, कमरे के अंदर क्या किया ये सबूत किया। ये बात अगर कोई महिला बोलती है तो उसका कितनी बार बलात्कार हुआ है, आप इस बात की कल्पना करिए कि पहले उसने बलात्कार को झेला, उसके बाद उसने पुलिस वालों को बताया, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रही है। और यह देश अगर देख के मौन है तो इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात हो ही नहीं सकती। अगर इस देश में गोल्ड मेडलिस्ट सुरक्षित नहीं है, अगर इस देश में न्यायपालिका में न्यायाधीश महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ये चित्र पूरे देश को, ये जो हमारे बहुजन संवाद के दर्शक हैं और हमारे पैनलिस्ट साथी हैं, उन्हें ये बात समझनी पड़ेगी कि ये सिर्फ चित्र दिखाया है। वहीं जहां पर हमारी बहनें डेली बेसिस पर काम करती हैं, उनका किस तरीके से शारीरिक शोषण होता है, न्यायपालिका में किस तरीके से शारीरिक शोषण होता है, खेल के क्षेत्र में किस तरीके से शारीरिक शोषण होता है महिलाओं का, ये दर्पण दिखाया है हमारी महिला पहलवानों ने। वो उत्तर प्रदेश की वो जज, उसने दर्पण दिखाया है कि हमारी स्मिता कहीं सुरक्षित नहीं है। ये बात एक नारी समझ सकती है, हत्या हो जाएगी उसकी, उसको खंजर से अगर आप मारेंगे वो दर्द नहीं होगा, पर अगर कोई इसकी इज्जत से खेलेगा, वो जीती जागती लाश की तरह चलती फिरती महिला है। इस बात को समझने का काम इस देश के प्रधानमंत्री को समझना होगा। ये क्या बोल रहा है, ये सवाल कहां से आया, क्योंकि हम तो बहुजन संवाद पर इस कार्यक्रम को पहले भी कर चुके हैं, पर ये दोबारा करने की क्या जरूरत पड़ी। अभी कुश्ती महासंघ के चुनाव हुए, ये 1 साल से मामला चल रहा था। कुश्ती महासंघ में जो व्यक्ति चुनकर आया, ब्रजभूषण सिंह का वह बिजनेस पार्टनर है, संजय सिंह उसका नाम है, और ब्रजभूषण सिंह जीतने के बाद क्या स्टेटमेंट है, कितना शर्मनाक है ये बात को कहना कि ये पितरात्मक समाज खेल के क्षेत्र में भी है, राजनीति में भी है। ब्रजभूषण बोले दबदबा था और रहेगा, मतलब आप शर्म के साथ ये बात को कह रहे हो और आप स्वाभिमान समझ रहे हो, अपना स्वाभिमान समझ रहे हो, अपने को ताकतवर समझ रहे हो, और इस तरीके से अपने पुरुषत्व को दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि हम महिलाओं का शोषण करते थे, करते रहेंगे। यह संदेश देने का काम ब्रजभूषण सिंह ने किया, और यह देश देख रहा है। इस मुद्दे से हटाने के लिए अलग अलग प्रकार की बातें हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है कि उपराष्ट्रपति का अपमान हुआ। अरे अपमान की डेफिनेशन तो समझ लीजिए। और जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में आता है तो छोटी मोटी चीजों को अपने घर में रखकर आता है। यहाँ पर तो राष्ट्रपति जी एक बेटी आपके भी होगी, बहन आपकी भी होगी, माँ आपकी भी होगी, चाहे वो पैनलिस्ट हो चाहे हमारे दर्शक हो, उन सबको ये बात सोचना पड़ेगा। अगर कोई बेटी यहाँ तक अगर बोलने की बात कर रही है, यानी कितना ज्यादा दर्द और पीड़ा को सहने का काम उसने किया होगा। मैं सलाम करती हूँ अपनी ये जो महिला पहलवान है और पूरा देश उनके साथ खड़ा है। साक्षी, नर्वस मत हो, उत्साह अपना बना के रखो, और देश और दुनिया को तुमने बता दिया कि तुम्हारे अंदर क्षमता है, पर ये पुरुष निकम्मे है, निकम्मा है वो ब्रजभूषण सिंह, और हमारी संसद निकम्मी है मैं कहूंगी, जिससे अपनी बेटियों के आंसू दिखाई नहीं दे रहे हैं, और इस तरीके के शारीरिक शोषण को रोकने का काम नहीं कर सकते हो, तो आपकी वो दंड संहिता का परिवर्तन कोई मायने नहीं रखता। एक दिन पहले आप दंड संहिता बनाते हो, नारी को सम्मान देने की बात करते हो, उसमें कहते हो हमने एक और बहुत बड़ा काम
वो लोग हैं जिनके ऊपर देश और दुनिया की निगाहें हैं। आप उस तबके की बात करिए जहां पर महिला मजदूर काम करने जाती है, खेती हर मजदूर खेतों में काम करने जाती है, ईंट भट्टे पे काम करने जाती है। उन लोगों का कैसे शारीरिक शोषण होता होगा। जब सत्ता में बैठे हुए लोग इन लोगों को ये जब जब बात उठी है, जब जब महिलाओं ने इस बात को कहा है, किसी भी क्षेत्र की महिला ने उसको ये कहा है, उसका शारीरिक शोषण हुआ है, उसको न्याय नहीं मिला। एक भी जगह पर मैं इस मंच के माध्यम से, इस शो के माध्यम से इस देश के प्रधानमंत्री से प्रश्न करना चाहती हूँ कि आप ये बताने का काम करें कि अभी तक जितनी महिलाओं ने रिपोर्ट लिखाई है, एक को भी न्याय मिला है क्या। ये बताने की कोशिश की हमेशा कि महिला झूठ है और पुरुष सच है। इस तरीके की भावनाएं एविडेंस एक्ट में जब अंग्रेज थे तो अंग्रेजों ने इस भावना को कहा था। इस बात को उन्हें समझना चाहिए जो संसद में इस बात को कह रहे हैं कि हमने अंग्रेजों की चीजों को खत्म किया। एविडेंस एक्ट में इन्होंने कहा भारत की महिलाएं झूठ बोलने का काम करती है, पुरुषों को फंसाने का काम करती है। आज इसी मानसिकता को इस देश ने माना है और इसी मानसिकता को इस देश की संसद ने माना है। और ब्रजभूषण सिंह जैसे बलात्कारी की इस देश में इज्जत है, पर जो देश की गरिमा को बनाकर लाती है, जो मेडल लेकर आती है, जो काम पुरुषों ने नहीं किया वो काम वो बेटियों ने करके दिया और उनको अपमानित करने का काम किया। हम बहुजन संवाद की तरफ से ब्रजभूषण सिंह की निंदा करते हैं और हम देश के प्रधानमंत्री को आगाह करना चाहते हैं, ऐसा ना हो कि हमें सड़कों पर उतरना पड़े ऐसे मुद्दों को लेकर। और जब अराजकता फैलेगी, क्योंकि जब जब उत्तर प्रदेश में उस बेटी को जलाकर मार डाला, अपराधियों को छुड़ाने का काम किया, कैसा आप अमेंडमेंट करना चाहते हैं जिसमें बेटी सुरक्षित ही नहीं है, वोट बैंक की वस्तु नहीं है। इस देश की बेटी, इस देश का मान और सम्मान है। साक्षी को पुनः सलाम करती हूँ और अपनी बात को यहीं विराम देती हूँ। जी आराधना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इन लोग महिलाओं को तो अपना सदन में देंगे और वहाँ आएगी कौन महिला, तो साहब स्मृति ईरानी आ जाएंगी, आनंदी बेन आ जाएगी और एक को वित्त मंत्री बना दिया जाएगा, रमन जी आ जाएगी। तो खैर लेकिन साक्षी मलिक जैसे बच्चियों का, दिनेश फोगाट जैसी बच्चियों का के आंसुओं का क्या होगा। अगर ये मुकेश जी की अगर लाइन सही हो गई तो नहीं, मुकेश जी अपनी बात पूरी करें। मुकेश सिंह। देखिए, मोदी जी ने खुला ऐलान कर दिया है कि महिलाएं अगर उनके गलत में साथ खड़ी हैं तो उनकी रक्षा सत्ता करेगी। किसान अगर उनके शोषण का शिकार होने को तैयार हैं तो सरकार उनके पक्ष में खड़ी रहेगी। और जिस तरीके से मोदी जी का काम करने का तरीका है, उसने ये बता दिया है कि केवल सत्ता और ताकत इसी के बल पर काम होना है, बाकी कोई तरीका नहीं है इस सरकार में। जनता की बात उनको पसंद नहीं है, जनता की बात वो सुनना नहीं चाहते हैं। साक्षी मलिक कौन है वो नहीं जानते हैं, वो केवल उसको जानते हैं जो कि उनके बगल में डिनर करते हैं। लेकिन हमें ये बताइए, क्या जिस तरीके से साक्षी मलिक के साथ हो रहा है, ये काशी विश्वनाथ बाबा की बात करते हैं, काशी विश्वनाथ धाम की बात करते हैं, भोले बाबा को अर्धनारीश्वर कहा गया है। क्या भोले बाबा इनके कृत्यों से प्रसन्न होंगे? क्या इनका समूल नाश कर देंगे? और अयोध्या की अभी ये बात कर रहे हैं, राम क्या महिलाओं का, राम राज्य में महिलाओं का इसी तरह से सम्मान होता था जिस तरह से ये कर रहे हैं। तो राम, जिस तरीके से राम और शिव की बात करके ये देश को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो देश प्रेमी, शिव प्रेमी, राम प्रेमी इनके कृत्यों को जानते हैं और इनको क्षमा करने के मूड में नहीं है। 2024 का चुनाव सन्निकट है, जितना भी ताकत के बल पर इनको अत्याचार करना है करने दीजिए। वो अत्याचार का पाप का घड़ा भर चुका है, निश्चित तौर पे आने वाले समय में पाप का घड़ा फूटेगा और इस तरह फूटेगा कि इनका फिर समूल नष्ट हो जाएगा, दोबारा ये सत्ता में वापसी करने से रहे। क्योंकि जिस तरीके से महंगाई चरम पर है, वो इन्होंने कहा था कि जब हम आएंगे तो महंगाई धीरे धीरे कम कर देंगे। आज स्थिति यह है कि कई गुना इन्होंने महंगाई कर दिया। बेरोजगार इस स्थिति में है कि संसद भवन में जाके प्रदर्शन करते हैं तो उनके ऊपर
इस तरह के प्रावधान लगा देते हैं, इस तरह के कानून के साथ उनके साथ अत्याचार करते हैं जैसे कोई आतंकवादी हो। तो जिस तरीके से इनका काम करने का तरीका है, निश्चित तौर पे पूरे देश का हर वर्ग इनसे परेशान है। जिन लोगों ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया वो आज मंत्री बने बैठे हैं, जिनको ये कल तक भ्रष्टाचारी कहते थे आज उनके यहाँ मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। चोर के हाथ में ही सत्ता सौंप दिया, चोर को ही बोल रहे हो कि आप न्याय करो। तो जिस तरीके से इनका काम करने का तरीका, ये खुद ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं और इनका समूल नाश होने वाला आनंद प्रकाश जी, और इनको कोई भी बचाने की स्थिति आज जो जिस तरीके से कल बैठक हुई है, परसों इंडिया अलायंस के 28 दल वहां पर बैठे थे, और अगर वोटों का आंकड़ा आप निकालेंगे, जातिगत आंकड़ा निकालेंगे या बाकी सारी चीजों को निकालेंगे, तय बात है कि इनकी स्थिति बहुत बुरी है, इसलिए बौखलाए हुए हैं। बौखलाहट में भी ये तमाम इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जिससे कि साक्षी मलिक जैसे लोगों को न्याय नहीं मिल पा। जी मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चलते हैं बसंत हरियाणा जी के पास। बसंत हरियाणा जी, धनगढ़ जी तो कह रहे हैं कि जाटों का अपमान हो गया, किसानों का अपमान हो गया, और इस सारी घटना प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया को जिस तरीके से दम्भ के साथ अपना ब्रजभूषण कहा था कि उसका वापस आ गया, और उसका अपना दबंगे के साथ कह रहा है कि हमारा इसके पहले भी चलता रहा, अब भी चलेगा। ऐसे ही कहीं न कहीं से अपना प्रधानमंत्री मोदी जी भी कुछ इसी स्टाइल में बात करते हैं। तो आप इन सारी घटना प्रक्रिया को आप कैसे देखते हैं, बसंत हरियाणा जी? देखिए, डॉक्टर बशीर बद्र साहब का एक शेर है कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, और तुमने अभी देखा नहीं आंखों का समुंदर होना। तमाम साक्ष्य जब ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ थे और हैं, और बावजूद उसके उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो ऐसे में लाजमी हो जाता है कि साक्षी मलिक कुश्ती से वो जो संन्यास ले ले। ये उनकी निराशा की बात, ये उनकी निराशा को झलकाती है, और ये पूरा उस सिस्टम के खिलाफ कि वो उस सिस्टम से निराश हो गई है। और सिर्फ ये साक्षी मलिक सिस्टम से निराश नहीं हुई है, व्यवस्था से, मेरा मानना है ये आम आदमी में भी, और ये एक मैसेज जाता है कि जो प्रभावशाली लोग हैं, जो रसूखदार लोग हैं, जो शक्तिशाली लोग हैं, सत्ता में जो अपना एक बड़ा महत्व रखते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो इसलिए हम जब अपने आसपास देखते हैं, बहुत हम अगर घटनाओं को अगर थोड़ा गौर से देखें तो हमें पता लगेगा कि रोज जो जिस प्रकार की आत्महत्याएं होती हैं, ये होती हैं इस तरीके से, उसमें कहीं ना कहीं वो आत्महत्याओं का प्रतिशत भी बहुत अधिक है जहां लोग व्यवस्थाओं से पीड़ित लोग हैं और लगता है कि उनको इस व्यवस्था से न्याय नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए ये सरकार, जो केंद्र की सरकार है, वो पूरी बेशर्मी पे उतर आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये तानाशाही पे तो उतर ही रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और जिस तरीके से ये एक माहौल बनाकर चलते हैं, मुझे शर्म आती है कि जब जगदीप धनखड़ ये बात बोलते हैं कि उनका अपमान वो सिर्फ किसान समाज का अपमान है, जाट समाज का अपमान है, तो ऐसी बातों पर सिर्फ हंसी आती है कि किस तरीके से जब व्यक्ति, किस तरीके से जो उपराष्ट्रपति के पद पे हो, जो राज्यपाल के पद पर रह लिया हो, फिर वो किस तरह की मानसिकता, संकीर्ण मानसिकता रखता है। मेरे समझ में नहीं आता कि किस तरीके से, मान लीजिए वो इस बात को कहते हैं, उनका साहस कहाँ से आता है, कि इतना नैतिक साहस उन लोगों में कहाँ से आ जाता है कि वो खुद के अपमान को, और मैं तो कहता हूँ ये अपमान भी नहीं है। हमको याद करना चाहिए उस दौर को कि जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और महान कार्टूनिस्ट शंकर थे, तब उनको एक बार उन्होंने कहा कि शंकर, कभी तुम मेरे प्रति कोई नरमाई मत बरतना, कि मेरे जो व्यंग में कोई नरमाई मत बरतना किसी भी प्रकार की। तो ये मादा होना चाहिए। इस हिसाब से तो इस देश में हमको मानना चाहिए कि किस प्रकार सबसे ज्यादा मिमिक्री अगर किसी की हुई है, और मिमिक्री पीछे से नहीं, उनके सामने भी किए। लालू यादव जी की मिमिक्री कितनी करी है कवि सम्मेलनों के मंच पे, और जो लाफ्टर शो वगैरह आते हैं उनकी खूब मिमिक्री हुई है, और लालू जी के सामने हुई है, लेकिन बावजूद कभी उन्होंने उस चीज का बुरा नहीं माना।
तो ये तो मानना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में है तो ये होती रहती है। तो लेकिन उससे आप पूरे समाज को के जाट समाज का अपमान हो गया, किसान समाज का अपमान हो गया, ये बिल्कुल वाहियात बात है। और ये इस बात की दर्शाती है कि अपने व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कितने नीचे के हद तक जा सकता है। तो मेरा तो इस संपूर्ण मामले में ये मानना है कि जिस तरीके से साक्षी मलिक ने इस्तीफा मतलब संन्यास लिया है कुश्ती से, ये इसी बात का इस सरकार के मुंह पर भी तमाचा है और ये इस व्यवस्था के मुंह पर भी तमाचा है कि किस प्रकार आम आदमी को मतलब साक्षी मलिक तो इस देश के लिए मेडल भी जीत कर लाई है। जब उनको न्याय नहीं मिल पाता तो जो आम आदमी है, जैसा अभी आराधना जी बता रही है, कैसे कितने कितने पीड़ित लोग हैं, महिलाएं पीड़ित हैं, आम आदमी पीड़ित है, सिस्टम से व्यवस्था से उनको न्याय नहीं मिल पाता। तो ये हम सबके लिए एक बहुत चिंतनीय सोचनीय विषय भी है और सरकार के लिए भी ये बहुत शर्मिंदगी का विषय है। और जिस तरीके से जगदीप धनखड़ वगैरह ये कह रहे हैं, अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर ये ईमानदारी से अपना आकलन करे तो फिर प्रधानमंत्री जी को देख ले, उनकी तो आदत में शुमार है दूसरों की नकल करना। वो तो जिस महत्वपूर्ण पद पे बैठे और जिस तरीके से हरकत करते हैं उसको तो कभी अगर वो देख लें तो ऐसी बातें करें ही नहीं। तो प्रधानमंत्री जी करते हैं, कभी पश्चिम बंगाल में जाके दीदी और दीदी जैसी बातें करते हैं, कभी लोकसभा में इशारे करते हैं कि राहुल गांधी के। तो ये सारी चीजें इनको पता नहीं कहाँ से इतना साहस आ जाता है। पर चूंकि जो केंद्र में जो हुकूमत है वो सिर्फ झूठों की हुकूमत है और वो लोग झूठ में पीएचडी धारी है, इसलिए उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक झूठ बोलते हैं और उस झूठ को वो सारे उनका एक व्यक्ति झूठ बोलता है और उस झूठ को फैलाने में उनका सारा सिस्टम, उस पार्टी का सिस्टम, उनके संघ परिवार का सारा सिस्टम लग जाता है और वो आम जनमानस में ये बात फैलाने के लिए कामयाब हो जाते हैं। इस बात में मुझे मानना पड़ेगा कि उनका सिस्टम इतना मजबूत है, अगर वो किसी बात को झूठ भी कहते हैं और जिस सुनियोजित तरीके से उसको फैलाने का काम करते हैं, वो आम जनता में वही धारणा बन जाती है। ये देश के लिए भी खतरे की बात है और हम सबके लिए भी शर्मिंदगी की बात है। जी बहुत बहुत धन्यवाद हरियाणा जी। अब हम चलेंगे अतहर जमाल लारी साहब के पास। अतहर जमाल लारी जी, ये हमारी तहजीब कहाँ जा रही है? हमारी अवधी तहजीब, विरासती तहजीब, देश की तहजीब, शांतिप्रियता की तहजीब, गौतम गांधी बुद्ध की तहजीब, ये कहाँ जा रही है? आप इस ये पूरा घटना प्रक्रिया को आप कैसे देखते हैं? अतहर जमाल लारी साहब, आवाज आ रही है? जी आ रही है जी, बोले। देखिए, हम सारे पैनलिस्ट लोगों को सलाम और आदाब अर्ज करते हैं और सबसे पहले मैं उन तमाम खिलाड़ियों को, खास तौर से साक्षी मलिक को सलाम करता हूं, जिन्होंने इतना साहसी कदम उठाया। एक पीड़ा और दुख सहते हुए उन्होंने कल आंसू भरे अंदाज में कह दिया कि आज से मैं त्याग करती हूं कुश्ती को। बहुत अफसोस हुआ, हमारे आंखों में भी आंसू आ गया। ये तमाम महिला पहलवान जो हैं लगातार साल भर से जो है कुश्ती संघ के खिलाफ, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी। चाहे बंद कमरा हो, चाहे खुला मैदान हो, चाहे मोदी जी का घर हो, मोदी जी की ऑफिस हो, उन्होंने हर जगह अपनी गुहार लगाई। तमाम संगठन के लोगों ने उनका साथ दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ और आखिरकार कल जो है साक्षी मलिक ने आंसुओं के साथ त्याग दिया इस कुश्ती संघ को। और आज बजरंग पूनिया ने ये ऐलान कर दिया कि हम अपना गोल्ड मेडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वापस कर देंगे, अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, साक्षी मलिक की आंसुओं का तलबगार कौन है? साक्षी मलिक की दर्द को कौन समझने वाला है? कौन मददगार है? आज जिस पीड़ा के साथ वो तमाम खिलाड़ी आज जो अपने आंसू को बहा रहे हैं, ये बड़ी शर्म की बात है इस देश के लिए। इस देश में ताना भी है और शाह भी है। तानाशाही चल रही है, हिटलरवादी रवैया चल रहा है, झूठ बोला जा रहा है, सबको बदनाम किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं
ये सरकार मगरूर हो गई है, घमंडी हो गई है। ये नहीं समझ रही है कि ये हमारे बाद भी कोई आएगा। हिटलर नहीं रहा, मुसोलिनी नहीं रहा, फिरौन नहीं रहा, यजीद नहीं रहा, रावण नहीं रहा, कंस नहीं रहा, कोई नहीं रहा, सब गए। मैं एक शेर भी कहना चाहूंगा, आंधी मगरूर दरख्तों को पटक जाएगी, आंधी मगरूर दरख्तों को पटक जाएगी, बस वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी। आज देश में क्या हो रहा है, किस तरीके से 146 सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है। क्यों? इसलिए कि वो सवाल करते हैं कि अमित शाह जी आकर के संसद में सिर्फ इस बात का जवाब दे दें कि सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक क्यों हुई। आखिर हम संसद सदस्य चुन के क्यों भेजते हैं लोकसभा राज्यसभा में? इसीलिए ना कि कोई भी बात हो तो वो उसको उठाएं। सेंध लगी सुरक्षा में। जो सत्याग्रही, जो बेरोजगार नौजवान थे, हालांकि इसकी हम निंदा करते हैं जिस तरीके से वो संसद में दाखिल हुए, लेकिन बाहर भी जो महिला थी उसको भी गिरफ्तार करके उस पर भी यूएपीए लगा दिया गया। आज मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से हम सवाल करते हैं और हमको निलंबित किया जाता है, हम विपक्ष विहीन इस संसद को सरकार चाहती है कि सरकार विपक्ष विहीन रहे और विपक्ष विहीन बनाने के लिए निलंबित कर दिया जाता है सवाल पूछने पे। ये मिमिक्री की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, हामिद अंसारी भी उपराष्ट्रपति थे, उनको किस तरीके से सांप्रदायिकता से उनको जोड़ा गया, उनको किस तरीके से उनको मार्क किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, किस तरीके से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केजरीवाल, ममता बनर्जी, मीरा कुमार, हम नाम कितना गिनाएं, नाम गिनाने लगेंगे तो बहुत से नाम है। खुद संसद भवन में हमारे प्रधानमंत्री जी मिमिक्री करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, किसका कौन सी नाटक नहीं करते हैं। किस तरीके से हामिद अंसारी को उनके विदाई समारोह के वक्त उनको मार्क किया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आज हमारे उपराष्ट्रपति जी एक जो संवैधानिक पद पे है वो जातिवाद की बात करते हैं, जातीयता की बात लाते हैं कि हमारी जाति का अपमान हुआ है, जाट समाज का अपमान हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं उपराष्ट्रपति जी धनखड़ जी, जिस वक्त महिलाओं को घसीटा जा रहा था, पहलवानों को जिस तरह उनको मारा जा रहा था, जिस तरीके से किसानों को रौदा गया, जिस तरीके से उनको अपमानित किया गया, तो क्या उस वक्त वो जाट समाज की महिलाएं नहीं थी, पहलवान नहीं थी? क्या वो जाट समाज के किसान नहीं थे? आपके जुबान पे ताले क्यों लगे हुए थे? आए थे तो वो भी गवर्नर थे सतपाल मलिक जी, आप भी गवर्नर थे, आ गए होते। वो हर आंदोलन में शामिल हुए, महिलाओं से लेकर के पहलवानों से लेकर के हर आंदोलन में शामिल हुए, वो भी जाट समाज के थे। और आज जाट समाज का नाम दे करके जाट समाज को बदनाम किया जा रहा है। जाट समाज ये खुददार कौम है, इनके साथ कोई जाट समाज का नेता नहीं है। जो आरएसएस के चंगू मंगू हैं उनको आगे खड़ा किया जा रहा है कि अपमान हो गया, देश का अपमान हुआ, खड़गे जी का अपमान हुआ, तमाम लोगों को अपमानित किया गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को अपमानित किया गया। जब वो मुख्यमंत्री पद से हटे हैं तो उनको अपमान किया गया, उनको टोटी चोर कहा गया, उनके घर को जो है धुला गया गंगा जल से और गौमूत्र से। मुलायम सिंह जी को अपमानित किया गया, लालू यादव जी को अपमानित किया गया। इस देश में किसको किसको नहीं अपमानित किया? विपक्ष के तमाम लोगों को अपमानित किया जाता है, किया जाता रहेगा। ये काला दिन चल रहा है। एक हफ्ते से इस देश में जिस तरीके से निलंबन हो रहा है, जिस तरीके से आवाज दबाई जा रही है, जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है हमको, मैं कहना चाहता हूं जुल्म बहुत दिन तक नहीं रहेगा, जुल्म एक दिन खत्म होगा। ये ताना शाह जो दोनों लोग हैं, एक ताना और एक शाह, इन लोग एक दिन न एक दिन इनको जाना पड़ेगा। आज 370 इन्होंने हटाया तो इन्होंने कहा कि कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो जाएगा। कल हमारे 5 जवान शहीद हो गए, 5 जवानों की हत्या कर दी गई। न देश सुरक्षित है,
न बॉर्डर सुरक्षित है, न महिलाएं सुरक्षित हैं। इस देश में कोई सुरक्षित नहीं है। सिर्फ सुरक्षित हैं तो अंधभक्त सुरक्षित हैं। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। आज जिस तरीके से संविधान को लोकतंत्र कुचला जा रहा है, मैं बात खत्म कर रहा हूं, ये देश को बर्बाद किया जा रहा है। देश नहीं चलेगा इस तरीके से, इस हिटलरशाही से आने वाले बन गया है। इंडिया गठबंधन इसी की हताशा है, इसी से इनको निराशा है, इसलिए परेशान है, हैरान है कि इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती और ताकत के साथ मैदान में आ गया है और इंडिया गठबंधन का ये मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और इसी को तोड़ने के लिए, खत्म करने के लिए आज ये सारे नाटक और ड्रामे, जाति और तमाम महिला पहलवानों को, बृजभूषण शरण सिंह जो कहते हैं कि दबदबा कायम रहेगा, अरे किसी का दबदबा कायम नहीं रहेगा। आपका क्या रहेगा? आपका दाहिना हाथ चुनाव जीत गया है। इसमें बेईमानी करके जिस तरीके से महिला पहलवानों को आश्वासन दिया गया था कि महिला अध्यक्ष होगा फेडरेशन का, उनके साथ धोखा किया गया, नाइंसाफी की गई, उसका बदला एक न एक दिन भगवान लेगा, दुनिया की यहाँ की जनता लेगी। और जनता से भी मैं कहना चाहूंगा, इन मुद्दों पे उनको भी सड़कों पे आना पड़ेगा, अपोजिशन के नेताओं को भी सड़कों पे आना पड़ेगा, तभी संविधान और लोकतंत्र बचेगा और तानाशाही खत्म होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तिवारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम फिर एक बार चलेंगे अपने खेल पत्रकार अजय चतुर्वेदी जी के पास। अजय जी, कहा जाता है खेल भावना बड़ा ही पवित्र शब्द है और हर जगह कहा जाता है खेल भावना से खेलो। खेल भावना का मतलब है कि कोई आपस में राग द्वेष नहीं, जो कुछ हो रहा है प्रकृति तरीके से एंजॉय करो, खेलो। लेकिन यहाँ पर जिस तरह गंदी राजनीति खेल के क्षेत्र में हो रही है और ये जो दुर्घटना हुई है, आप इसको लेकर के खेल के अपने भविष्य को आप कैसे देखते हैं, भारतीय खेल के भविष्य को? अजय जी अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं। चतुर्वेदी जी आप म्यूट हैं। हेलो, आवाज आ रही है? बोलिए बोलिए जी, आ रही है। मैं ये कह रहा हूं कि जो वर्तमान परिदृश्य है, जो वर्तमान माहौल है इस देश में, जैसा अभी लारी साहब ने कहा कि यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। खेल खिलाड़ी की आप बात करते हैं, मैंने अभी कहा पिछले अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया कि कोई भी खेल और कोई भी खिलाड़ी इस देश में खेल भावना के अंतर्गत कोई खेल हो ही नहीं रहा है। खेल भावना क्या होती है ये शायद इन हुक्मरानों को पता भी नहीं होगा, इनमें से किसी एक को भी पता नहीं होगा। मैं आराधना जी के उन वक्तव्यों से आपको बताता हूं कि वास्तव में उन्होंने जो कहा कि जिस तरह की पीड़ा वो महिलाएं, वो खिलाड़ियों ने साल भर से व्यक्त की है, वो उनका दिल जानता होगा। माने घटना कहीं एक बार किसी कोने में हुई होगी और उसको उन्होंने बार बार उसको कुरेद करके ये सीआरपीसी की धारा को बदलेंगे, ये कहते हैं कि अब किसी से कोई अनुमति नहीं लेनी होगी। वो तो सिर्फ इसलिए हटाया गया है कि वो अपने हिसाब से किसी भी को भी खड़ा करके, किसी भी महिला को, किसी भी लड़की को खड़ा करके वो दूसरे पक्ष को जो है वो बदनाम कर सके, उसको खरीद सके, उसको तोड़ सके, उसके जमीर को तोड़ सके। वो इसलिए किया गया है। मैंने अभी आपको बताया ना कि किस तरह से बीसीसीआई से सौरव गांगुली को हटाया गया, उसके पीछे क्या कारण था वो पूरा देश जानता है। आप खेल के मैदान बनाते हो, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम। आपको याद होगा दुनिया के महानतम फिरकी गेंदबाज बिशन सिंह बेदी ने इसका कड़ा विरोध किया था। उन्होंने यहां तक कह दिया था दुखी होकर के कि उस स्टेडियम में
फिरोज शाह कोटला के मैदान में जो उनके नाम से जो स्टैंड है, उस स्टैंड को हटा दिया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए। जी मैंने अभी उनके निधन पर मैंने एक लेख भी लिखा था, जिसमें बाकायदे मैंने उसका जिक्र किया था कि अगर बिशन सिंह बेदी को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो सबसे पहले इस देश के जितने स्टेडियम हैं वहां से राजनेताओं के नाम हटा दिए जाएं। खेल संघों में खिलाड़ियों को तवज्जो दी जाए। क्रिकेट की ABCD जिसको नहीं पता है वो BCCI का सेक्रेटरी बनकर के बैठा हुआ है, जिसे जी अजय जी सबसे हमारा समय समाप्त हो गया है। सबसे बड़े खिलाड़ी तो ब्रजभूषण सिंह हैं, सबसे बड़े खिलाड़ी तो अपने मोदी जी हैं, सबसे बड़े खिलाड़ी तो अमित शाह है, सबसे बड़े खिलाड़ी तो यश शाह है। तो आपकी बात तो सरकार बखूबी उसका अपना उसका पालन कर रही है कि हर जगह खिलाड़ियों को ही तवज्जो दी जाएगी। और निश्चित रूप से हम आने वाले दिनों में हमको ऐसा लगता है कि अगर ये 24 दिन की सरकार बनी तो हर जगह केवल सब शाहमय होगा, सब केवल मोदीमय होगा। और अब तो सीधे सीधे वो जो तो पनौती का दंड स्थापित हो जाएगा हर जगह। वो ये पनौती की ही पूजा होगी। आप सारे साथी हमारे साथ जुड़े, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अतः जवाहरलाल साहब जुड़े, अजय चतुर्वेदी जी, रत्ना भार्गव जी, मनीष सिंह जी, अपना बसंत हरियाणा जी और कहकशा परवीन जी। कल हम फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने आएंगे। और हम हम लोग आशावादी हैं। उम्मीद